करेंगे, साथ ही साथ प्रीवियस डे के क्वेश्चन का रिवीजन भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। कल का हमारा पहला क्वेश्चन था कि हाल ही में किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने एवं अपने संन्यास को तोड़ने के लिए बीसीसीआई को चिट्ठी लिखा है। तो किसने लिखा है? युवराज सिंह ने। ठीक है, तो यहाँ पे युवराज सिंह ने बीसीसीआई को चिट्ठी लिखा है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और याद रखिएगा कि कुछ टाइम पहले ही सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा किया है। ठीक, फिर हमारा अमेरिकी स्थित एरोस्पेस कंपनी नॉर्थरॉप ग्रुमैन ने अपने अंतरिक्ष यान का नाम किस भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री के नाम पे रखा है? तो इनका नाम क्या है? कल्पना चावला। ठीक है, याद रखिएगा नासा ने इनको स्पेस में भेजा था और यहाँ वहाँ पे इन्होंने अप्रॉक्स 31 घंटे कुछ टाइम स्पेस में रही और रिटर्न में 2003 में 1 फरवरी 2003 को जब इनका रिटर्न था, स्पेसशिप रिटर्न हो रहा था, तो हमारे वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले ही स्पेसशिप क्रैश हो जाती है। ठीक है, फिर हमारा कि इजराइल यूएई शांति समझौते की मध्यस्थता करने के कारण किस देश के राष्ट्रपति को नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है? तो यहाँ पे यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल अवार्ड के लिए नामित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि भारत ने वर्ष 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 134 गीगावाट से बढ़ा करके कितना करने का लक्ष्य रखा है? तो 220 गीगावाट करने का लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन है हमारा 2019 में 1.39 लाख लोगों ने सुसाइड किया। यह रिपोर्ट किस सरकारी संगठन द्वारा जारी किया गया? तो एनसीआरबी के द्वारा इसको जारी किया गया। और सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया गया है? 10 सितंबर को। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में किसने ईस्ट 2.0 बैंकिंग सुधार में अच्छा प्रदर्शन करने वाले सार्वजनिक बैंकों को सम्मानित किया है? तो ऑब्वियस सी बात है, ये कौन करेगा? हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और यहाँ पे जो टॉप 3 बैंक है जिसने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है उसमें नंबर 1 पे है बैंक ऑफ बड़ौदा, दूसरे स्थान पे है भारतीय स्टेट बैंक और तीसरे स्थान पे है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। जबकि अगर हम लोग बात करें कि सुधार दर्ज करने वाले टॉप 3 बैंक कौन से हैं, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और कॉरपोरेशन बैंक, ये हैं टॉप 3 में। ठीक है, इस रैंकिंग की शुरुआत कब की गई थी? 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा कि नई शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने के लिए कब से कब तक शिक्षक पर्व का आयोजन किया जा रहा है? तो 8 से लेकर के 25 सितंबर 2020 तक। ठीक, अच्छा, नई शिक्षा नीति की अगर हम लोग बात करें तो पता होना चाहिए कि नई शिक्षा नीति 34 सालों के बाद आई है और इसको सबसे पहले लागू करने वाला राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश बना है पहला राज्य जो इस शिक्षा नीति को लागू कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा किस खिलाड़ी ने अपने करियर का 100वां अंतरराष्ट्रीय गोल किया? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने करियर का 100वां अंतरराष्ट्रीय गोल किया है। फिर हमारा कि 9 सितंबर 2020 को भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्हें कि आधुनिक साहित्य का निर्माता कहा जाता है, इनकी कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 170वीं जयंती इनकी मनाई गई है। अगला क्वेश्चन हमारा कि केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किस जिले को राज्य का पहला पूर्ण डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला घोषित किया है? विरुधुनगर को घोषित किया गया है। अब हम लोग बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा जीडीपी से रिलेटेड। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भारत के फर्स्ट क्वार्टर की जीडीपी आई है वो 23.5% गिर चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे और भी जो जीडीपी के लिए जो भी एजेंसियां हैं उन्होंने अपना एक अनुमान जताया है। जैसे अगर हम लोग रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की बात करें तो 2020-21 में भारत की जीडीपी को -9% रहने का अनुमान जताया गया है। और अगर हम लोग रेटिंग एजेंसी मूडीज़ की बात करें तो मूडीज़ ने 11.5% निगेटिव रहने का अनुमान जताया है। तो क्या ये सही है? जी हाँ, ए और बी दोनों सही है। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल। तो दोनों चीज़ें हमने पढ़ लिया कि जीडीपी में हाथ किस किस चीज़ का है। एक तो डिमोनेटाइजेशन है, इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लें तो बीच में हमारा जो जीएसटी आ गया,
ठीक है, उसको लागू करना। इसके अलावा जो मेन रीज़न है वो तो कोविड-19 ही बताया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मूडीज ने कहा कि 11.5% निगेटिव रहेगा और क्रिशिल ने कहा कि 9% निगेटिव रहेगा। ठीक, याद रखिएगा। अब बात आती है कि इसके अलावा क्रिशिल ने क्या कहा है, तो इन्होंने बोला फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत की जीडीपी 10% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है और आने वाले 3 साल बोले तो 2023, 24 और 25 के दौरान भारत की जीडीपी 6.2% की वृद्धि से ग्रो करेगी। ठीक है, तो हालांकि इस बार इन्होंने अनुमान लगाया है और आगे के लिए भी इन्होंने अनुमान ही लगाया है। चलिए, अब बात आती है फिच रेटिंग्स की। ठीक है, तो फिच रेटिंग्स ने 10.5% बताया है और इसके अलावा अगर हम लोग अप्रैल से जून तक की जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो इसमें 23.9% की गिरावट आई, जो कि आज तक की सबसे बड़ी गिरावट है और इसको रिकवर करने के लिए 3-3.5 साल लगेंगे। इससे सबसे पहले अगर किसी ने जीडीपी में गिरावट की आशंका लगाया था तो किसने, एसबीआई के जो अर्थशास्त्री, इन्होंने बताया कि 16.5% गिरेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एलओसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर युद्ध जैसे माहौल के बीच भारत और चीन विदेश मंत्रियों के बीच कितने मुद्दों पर सहमति बनी है, तो टोटल 5 मुद्दों पर सहमति बनी है। ठीक है, आप सभी को पता है कि 4 महीने से तनाव चल रहा है और अभी इसको कम करने के लिए एक 5 सूत्रीय योजना लागू करने पर सहमति जताई गई है, जिसमें इन दोनों जो देश है इनके विदेश मंत्रियों ने बैठक कहाँ पे किया, तो एससीओ की बैठक से अलग एक द्विपक्षीय बैठक में सीमा विवाद पर बातचीत की गई और यहाँ पे 5 बिंदुओं को हाईलाइट किया गया। पहला क्या था, मतभेदों को विवाद ना बनने देना, मतलब अगर कोई भी डिसएग्रीमेंट है तो उनको क्या करना, उनको एक इशू नहीं बनाना है। ठीक है, बल्कि उसको क्या करना है, रिजॉल्व करना है। ठीक है, चलिए दूसरा क्या हमारा, सीमा से सेनाओं को पीछे लाना। दोनों देश के विदेश मंत्रियों ने सहमति जताई कि जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वह किसी के भी पक्ष के हित में नहीं आता, वहाँ पे जो भी सैनिक हैं उनसे संवाद जारी रखें और उन्हें अपने स्थान से पीछे हटना चाहिए। तीसरा हमारा कि भारत चीन सीमा प्रोटोकॉल का पालन। दोनों पक्षों को भारत चीन सीमा मामलों पर सभी मौजूदा समझौतों और प्रोटोकॉल का पालन सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति स्थिरता बनाए रखने के लिए किसी भी कार्रवाई से बचने के लिए सहमति व्यक्त की गई है, जो कि तनाव को आगे बढ़ा सकती है। ठीक है, दूसरा है संवाद जारी रखना, जो भी प्रॉब्लम्स है उनको लेके बातचीत करके उनको रिजॉल्व करें। फिर है हमारा परस्पर विश्वास बढ़ाने के लिए नए कदम उठाना। ठीक, चलिए अगला है हमारा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश में बने कितने घरों का उद्घाटन किया है, तो कुल कितने घर थे, 1 पॉइंट यहाँ पे है हमारा 75 लाख, तो 1.75 लाख घरों का उद्घाटन किया गया है। और अगर हम लोग बात करें इस योजना की, प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो यह पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना को वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के रूप में पुनर्गठित किया गया। लाइक हमारा क्या था, जैसे योजना आयोग को 2015 में नीति आयोग बना दिया गया। ठीक है, और इस आवास योजना का उद्देश्य क्या है, 2022 तक सभी आवासहीन ग्रामीण और कच्चे तथा जर्जर घर में रहने वाले लोगों को बेसिक सुविधाएं देना और एक पक्का घर प्रदान करना। और इस योजना के तहत जो लागत है वो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 60 और 40 है, पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों के लिए यह 90 और 10 है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है, तो यहाँ पे इस इकोनॉमिक फ्रीडम में भारत की रैंक है 105, 105वीं रैंक है यहाँ पे भारत की। कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 एनुअल रिपोर्ट में भारत को इस स्थान पे रखा गया है। ठीक है, इसे भारत में नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के संयोजन में जारी किया गया है। और अगर हम लोग बात करें तो ये यहाँ विश्व आर्थिक स्वतंत्रता का 24वां संस्करण है, जिसमें जो रिपोर्ट है वो 4 भागों में विभाजित की गई है। ठीक है,
याद रखिएगा। अच्छा, भारत 105वें पे है तो नंबर 1 पे कौन है? हांगकांग है, सेकंड पे सिंगापुर है, थर्ड पे न्यूजीलैंड है, फोर्थ पे स्विट्जरलैंड है, संयुक्त राज्य अमेरिका फिफ्थ पे है, भारत 105वें पे और 124वें पे चीन है। ठीक, सबसे कम रैंकिंग किसको मिली है? तो अफ्रीकी गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, जिम्बाब्वे, अल्जीरिया, ईरान, अंगोला, लीबिया, सूडान और वेनेजुएला। अब इसी के साथ हम लोग जो लेटेस्ट की रिपोर्ट आई है उसको देख लेते हैं। जैसे कौन कौन सी रिपोर्ट है जो लेटेस्ट में आई है। एक और रैंकिंग आई है, कौन सा आया था? वैश्विक नवाचार सूचकांक आया था। ठीक, जिसमें भारत किस स्थान पे था? 48वें स्थान पे था भारत। ठीक, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है हमारा, एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 21 की मेजबानी किस भारतीय शहर द्वारा की गई? तो बेंगलुरु के द्वारा की गई, और अक्सर देखा जाता है बेंगलुरु ही होस्ट करता है, और यह दुनिया एशिया का सबसे बड़ा एरो शो है। शो का 13वां संस्करण 3 से 7 फरवरी 2021 में होगा। याद रखिएगा इसको। बेंगलुरु के वायुसेना स्टेशन यलहंका में किया जाएगा इसका आयोजन। ठीक, अब ऐप का इमेज आ गया है, तो जिन लोगों ने अभी तक ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है वो ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे और रेटिंग और रिव्यू देना ना भूलेंगे। साथ ही साथ जो लोग भी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो हमारी वेबसाइट study91.co.in या फिर हमारे प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन से कोर्स परचेज कर सकते हैं एंड इफेक्टिवली वहां पे स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। केंद्र सरकार ने कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या कर दिया है? तो इनका नाम कर दिया गया है श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। ठीक है, और इसी की मांग की गई थी वहां के नागरिकों के द्वारा, और दोबारा इसका नाम 2015 में भी चेंज हुआ था और बाद में फिर इसका नाम चेंज किया गया। अब बात आती है कि सिद्धरूढ़ा स्वामी जी हैं कौन? तो ये एक भारतीय हिंदू गुरु और दार्शनिक थे। ठीक, कर्नाटक की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कर्नाटक को पहले मैसूर के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी बेंगलुरु है। सीएम है बीएस येदियुरप्पा और राज्यपाल हैं वाजुभाई वाला। अगला क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने आत्महत्या को रोकने के लिए देयर इज हेल्प नाम से एक सर्च प्रॉम्प्ट शुरू किया है, तो ट्विटर ने इसको किया है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 10 तारीख को मनाया गया था सुसाइड प्रिवेंशन डे, जिसकी थीम रखी गई थी वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड, आत्महत्या को रोकने के लिए मिलकर काम करना। और अभी एनसीआरबी ने जो रिपोर्ट जारी किया इसके अनुसार 2019 में 1.39 लाख लोगों ने सुसाइड किया है। और इन सभी चीज़ों को देखते हुए ट्विटर ने हैशटैग देयर इज हेल्प नाम का एक यहाँ पे लॉन्च किया है। ठीक है, याद रखिएगा, सर्च प्रॉम्प्ट को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। फिर हमारा हाल ही में यूनिसेफ ने किसी बाल अधिकार अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है? आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। ठीक है, यूनिसेफ बोले तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड ने बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को बच्चों के अधिकारों के लिए चलाए गए अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है। वह भारत में इस पहल की दिशा में काम करेंगे। फिर हमारा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो परेश रावल को बनाया गया है इसका अध्यक्ष, और उनकी नियुक्ति 4 साल के लिए की गई है। 2017 से ही यह पद खाली था। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का कि विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 सितंबर को। ठीक है, और इसके अलावा जो और भी डेज है यहाँ पे हम लोग रिवाइज कर लें। 10 को क्या मनाया जाता है? सुसाइड प्रिवेंशन डे। ठीक, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें 9 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। 7 को मनाया जाता है यहाँ पे हमारा नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 5 को शिक्षक दिवस मनाया जाता है और 2 तारीख को विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। कहाँ पे? हर साल सितंबर के दूसरे शनिवार को दुनिया भर में चोटों को रोकने के लिए और जीवन बचाने में प्राथमिक चिकित्सा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड फर्स्ट एड डे बोले तो विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब किया गया था? तो 2000 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड क्रिश्चियन सोसाइटीज के द्वारा